सो फॉर्चुनेटली वी हैव टू स्टार्ट. सबसे पहले आप लोग ने जो ब्रेकअप किया है, हाँ, ही वॉज एक्सप्लेनिंग सम पॉइंट. कौन से दो पेन का बात चल रहा है यहां पे? सुपर पेन एंड नॉर्मल पेन. अभी अभी मैंने आपको पूछा कि ये जो डायरेक्ट मटेरियल का आपको फिगर दिया हुआ है, दैट डायरेक्ट मटेरियल्स इज फॉर सुपर पेन और इज इट फॉर नॉर्मल पेन? तो आपने बोला वो जो 8 लाख है दैट इज फॉर बोथ. सो ही वाज एक्सप्लेनिंग कि भाई हम लोग ने 8 लाख को डिवाइड कैसे किया है बिटवीन सुपर पेन एंड नॉर्मल पेन. सो आपको आंसर आया 5,33,333. so मैं वही पूछ रहा हूं कि 5,33,233 या 333 कैसे आया? तो इज सेइंग डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ सुपर पेन बी x. ओके, अच्छा, नॉर्मल पेन को आपने x लिया बिकॉज डायरेक्ट मटेरियल फॉर सुपर पेन वॉज ट्वाइस एज मच ऑफ डायरेक्ट मटेरियल फॉर नॉर्मल पेन. तो आप ये बोल रहे हो लेट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन नॉर्मल पेन बी रुपीज x. तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन सुपर पेन इज ट्वाइस ऑफ x. मतलब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ सुपर पेन इज 2x. ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करने का? तो इक्वेशन बनाया. व्हाट इज द इक्वेशन दैट यू हैव डन? 2x plus x. 2x is direct material cost of super pen plus x is direct material cost of normal pen. So 2x plus x is equal to 8 lakhs. तो ये इक्वेशन सॉल्व करके आपको x का वैल्यू मिला है 5,33,333. x मतलब, अच्छा, x का वैल्यू कितना आएगा? 2,66,667. मतलब नॉर्मल पेन का आया 2,66,667 क्योंकि आपने इसको x लिया था. ओके, सो देयरफॉर सुपर पेन का कितना है? 5,33,333. अब दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. सबसे पहले दोनों का टोटल 8 लाख होना चाहिए. दूसरा, जो ये लोग ने ये पॉइंट नंबर 1 दिया है वो पॉइंट नंबर 1 भी सेटिस्फाई होना चाहिए. सो इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ सुपर पेन ट्वाइस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल पेन. ये इंटू 2 करोगे तो ये आता है 5,33,333. ओके, तो ये पूरा गलत है. जो भी किया है आप लोग ने इज रॉन्ग. अभी रॉन्ग क्यों है तो आपको राइट समझेगा. तो अच्छा वो आपने रॉन्ग किया एक्चुअली स्पीकिंग. देखो, आप लोग ने कुछ तो x अज्यूम किया. मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने व्हाट इज x? कैन यू डिफाइन x? मतलब आप वर्किंग नोट में क्या लिखोगे? लेट समथिंग बी x ना. तो लेट, उसने क्या बोला? लेट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल पेन बी x. मेरे को ये स्टेटमेंट में ही प्रॉब्लम है. आप जब बोल रहे हो, प्लीज ध्यान से सुनो मैं बोल क्या रहा हूं. लेट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. तो माय क्वेश्चन इज विच कॉस्ट? कॉस्ट मतलब या तो आप टोटल कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हो या तो आप कॉस्ट पर यूनिट के बारे में बात कर रहे हो. मैं आपको फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं. आपको क्या लिखा है? चलो क्वेश्चन में जाते हैं. क्वेश्चन में क्या लिखा है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. मेरे को आगे भी नहीं पढ़ना है. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा कि ये जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लिखा है, दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? आर दे टॉकिंग अबाउट total cost or they talking about cost per unit?
इसका मतलब ये है, ये लोग ने ये जो इंफॉर्मेशन दिया है वो टोटल कॉस्ट के बारे में है कि कॉस्ट पर यूनिट के बारे में है? क्योंकि अगर टोटल कॉस्ट के बारे में है तो आपका आंसर सही है। मतलब आप ये स्टेटमेंट को ऐसा इंटरप्रेट कर रहे हो कि डायरेक्ट मटेरियल का टोटल कॉस्ट ऑफ सुपर पेन, मतलब ये इज ट्वाइस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन नॉर्मल पेन। मतलब दिस अमाउंट जो मैंने बादल बनाया है इज ट्वाइस ऑफ दिस अमाउंट। आपको कैसे पता चला कि ये स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट टोटल कॉस्ट? तुमको क्वेश्चन समझ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूं? आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिस्कशन? तो ही मैं इसको समझा पाऊंगा। तो आपको कैसे पता चला कि ये जो इंफॉर्मेशन दिया है वो टोटल कॉस्ट के बारे में है? मतलब डायरेक्ट मटेरियल के टोटल कॉस्ट के बारे में है कि डायरेक्ट मटेरियल के कॉस्ट पर यूनिट के बारे में है? इज द इंफॉर्मेशन क्लियर कि इज द इंफॉर्मेशन नॉट क्लियर? देखो, क्लियर इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं मालूम है? रीड पॉइंट नंबर 3, क्लियरली बोला है, प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट। क्लियरली बोल रहा है प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट इज सेम फॉर बोथ द पेन्स। अब इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन दो कॉस्ट में है, एक है डायरेक्ट मटेरियल और सेम कंफ्यूजन आपको डायरेक्ट वेजेस में फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग ने बोला है डायरेक्ट वेजेस फॉर नॉर्मल पेन आर 60% ऑफ दोस फॉर सुपर पेन। सी, आप खाली कॉस्ट बोलते हो ना तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। हम लोग ने कॉस्ट को दो तरीके से देखा हुआ है। whenever they say cost, either they are talking about total cost or they are talking about cost per unit। तो अब करने का क्या? क्योंकि इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है। इंफॉर्मेशन क्लियर रहेगा ना तो सोचने का जरूरत नहीं है। जैसे पॉइंट नंबर 3 में आप सोचने का ही जरूरत नहीं है, वो लोग क्लियरली बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट इज सेम फॉर बोथ द टाइप्स। लेकिन कंफ्यूजन कौन से दो कॉस्ट में है? डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस में कंफ्यूजन है। तो ध्यान से सुनो, जब भी ऐसा कंफ्यूजन रहेगा तो यू हैव टू आंसर ओनली वन क्वेश्चन। यू हैव टू आंसर वन क्वेश्चन कि डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस आर व्हाट इन बिहेवियर। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में बिहेवियर ऑफ कॉस्ट के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया था, एंड अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। तो आपको यह पूछना पड़ेगा अपने आप को कि ये जो कॉस्ट है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, ये वेरिएबल कॉस्ट है या ये फिक्स्ड कॉस्ट है? तो अब मैं फिलहाल डायरेक्ट मटेरियल के बारे में बात करता हूं। कैन यू टेल मी डायरेक्ट मटेरियल अकॉर्डिंग टू यू इज व्हाट इन बिहेवियर? वेरिएबल। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डायरेक्ट मटेरियल इज ऑलवेज वेरिएबल इन बिहेवियर। एंड अगर डायरेक्ट मटेरियल को आप वेरिएबल मानते हो तो ये जो इंफॉर्मेशन दिया है दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट अबाउट टोटल कॉस्ट, दिस इंफॉर्मेशन इज अबाउट कॉस्ट पर यूनिट। मतलब यही स्टेटमेंट को मैं कैसे इंटरप्रेट करूं? विच कॉस्ट ऑफ सुपर पेन इज ट्वाइस ऑफ विच कॉस्ट ऑफ नॉर्मल पेन? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सुपर पेन इज ट्वाइस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन नॉर्मल पेन। ऐसा कंक्लूजन हमने क्यों किया? सी, स्टेप नंबर 1 आप क्वेश्चन में चेक करो, ये ना ये आपको लास्ट चैप्टर तक आएगा, बजटरी कंट्रोल तक, 15th चैप्टर तक कभी भी नहीं बोलेंगे। मैं आपको एक पैरेलल एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूं। सी हियर, सपोज जस्ट एग्जांपल, ये सुपर पेन नॉर्मल पेन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। सपोज मैं आपको 2 इयर्स का इंफॉर्मेशन देता हूं। सपोज 2024 एंड 2025। सपोज इन 2024 कंपनी ने 20,000 यूनिट्स बनाया, 20,000 यूनिट्स बनाया
तो डायरेक्ट मटेरियल्स 20,000 यूनिट्स का हम लोग फाइंड आउट करते हैं. जस्ट एग्जांपल, डायरेक्ट मटेरियल से फॉर एग्जांपल पर यूनिट इज 9 रुपीज. आई होप एटलीस्ट तुम लोग को वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट याद है, नहीं तो वो 15 मिनट पहले रिवाइज करूं. वेरिएबल कॉस्ट में व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट? कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन द नंबर ऑफ यूनिट्स. नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज होने की वजह से कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होगा. तो सपोज 2024 में एग्जांपल 20,000 यूनिट्स बनाया, कॉस्ट पर यूनिट इज 9. कैन वी से डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज 1,80,000? यस. अभी सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग 2025 को है ना, 2025 का हम लोग क्या बना रहे हैं? बजट बना रहे हैं. बजट मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? 2025 में एस्टिमेट कर रहे हैं. तो सपोज फॉर एग्जांपल कंपनी ये सोचेगा 2025 में प्रोडक्शन 25% से बढ़ने वाला है. प्रोडक्शन कितना परसेंट से बढ़ने वाला है? 25% से बढ़ने वाला है. तो कैन यू टेल मी 2025 में कंपनी कितना यूनिट्स बना के बेचेगा? 25,000. मतलब प्रोडक्शन 2025 में बढ़ने वाला है, दैट इज 25,000 यूनिट्स. अब आपको ऐसा वो लोग नीचे इंफॉर्मेशन देते हैं, डायरेक्ट मटेरियल विल इंक्रीज बाय 10%. डायरेक्ट मटेरियल विल इंक्रीज बाय 10%. ऐसा तुमको इंफॉर्मेशन देंगे, ये आगे जाके आएगा. डायरेक्ट मटेरियल विल इंक्रीज बाय 10%, डायरेक्ट मटेरियल विल इंक्रीज बाय 8%, डायरेक्ट मटेरियल विल इंक्रीज बाय 5%. मतलब सिंपल लैंग्वेज में मेरे को पहले क्वेश्चन का आंसर दो. इज डायरेक्ट मटेरियल इंक्रीजिंग बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट्स इज इंक्रीजिंग, और इज डायरेक्ट मटेरियल इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन की वजह से. 2024 में डायरेक्ट मटेरियल का टोटल कॉस्ट 1,80,000 है. 2024 में डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट 9 रुपीस है. अब मुझे फाइंड आउट करना है कि 2025 में डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट कितना होगा. तो मुझे एक ही क्वेश्चन का आंसर चाहिए. जब वो लोग बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल विल इंक्रीज बाय 10%, तो इन 2025 व्हाट विल इंक्रीज बाय 10%? टोटल कॉस्ट के कॉस्ट पर यूनिट? हाँ, तो दैट इज रॉन्ग. इट इज कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 10%. सॉरी. अच्छा, इसको मैं प्रूव करता हूं. देखो यहां पे सपोज आपको ये नहीं दिया होता, तो कैन यू टेल मी 2025 में व्हाट वुड बी कांस्टेंट इन डायरेक्ट मटेरियल? कॉस्ट पर यूनिट, बिकॉज डायरेक्ट मटेरियल इज व्हाट इन बिहेवियर? वेरिएबल. डायरेक्ट मटेरियल कभी भी फिक्स्ड नहीं हो सकता है. डायरेक्ट मटेरियल इज परफेक्टली वेरिएबल. डायरेक्ट मटेरियल अगर परफेक्टली वेरिएबल है तो डायरेक्ट मटेरियल का व्हाट विल रिमेन कांस्टेंट? तो अगर कुछ नहीं दिया रहता, इफ क्वेश्चन वुड हैव बीन साइलेंट, तो कैन यू टेल मी इन 2025 व्हाट वुड बी कांस्टेंट? टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के कॉस्ट पर यूनिट? कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहेगा. क्योंकि आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि तुम 20,000 यूनिट बनाओ कि 25,000 यूनिट बनाओ. डायरेक्ट मटेरियल तो 1,80,000 लगेगा, बिकॉज डायरेक्ट मटेरियल इज नॉट फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट में व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट? टोटल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट. डायरेक्ट मटेरियल फिक्स नहीं है. डायरेक्ट मटेरियल इज प्योरली परफेक्टली वेरिएबल. तो अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो हम 9 रुपीज कांस्टेंट लेते. बरोबर है. अब सपोज एडजस्टमेंट में दिया है डायरेक्ट मटेरियल विल इंक्रीज बाय 10%. सो अगर ऐसा इंफॉर्मेशन आपको दिया है, लेकिन इंफॉर्मेशन में ऐसा क्लियरली नहीं बोला है कि टोटल कॉस्ट 10% से बढ़ेगा कि कॉस्ट पर यूनिट 10% से बढ़ेगा, तो हाउ विल यू फाइंड आउट कि टोटल कॉस्ट 10% से बढ़ रहा है कि कॉस्ट पर यूनिट 10% से बढ़ रहा है? तो आप देखोगे कि इंफॉर्मेशन किसके बारे में दिया है. तो यहां पे इंफॉर्मेशन कौन से कॉस्ट के बारे में दिया है? डायरेक्ट मटेरियल. फिर आपको यह सोचना पड़ेगा कि डायरेक्ट मटेरियल इज व्हाट इन बिहेवियर. दैट मींस ये जो इंफॉर्मेशन दिया है वो कॉस्ट पर यूनिट के बारे में है. और मैं आपको प्रैक्टिकली भी बोलता हूं. सपोज फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक सप्लायर है. सपोज तुम्हारा एक सप्लायर है, उसके पास से तुम मटेरियल खरीदते हो. उसको थोड़ी तुम्हारा टोटल कॉस्ट पता है कितना है. उसको आपने फोन किया, भाई नेक्स्ट ईयर डायरेक्ट मटेरियल का भाव क्या है? तो लास्ट टाइम कौन से भाव में दिया था? तो 9 रुपए में दिया था. हाँ, वो 10% से बढ़ गया. अरे तो क्या 10% से बढ़ गया? कॉस्ट पर यूनिट 10% से बढ़ गया है. टोटल कॉस्ट 10% से इंक्रीज नहीं हुआ है. तो ये पूरे एग्जाम्पल का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, अगर किसी कॉस्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देते हैं
और अगर वो इंफॉर्मेशन में क्लियरली नहीं लिखा हुआ है कि वो कॉस्ट पर यूनिट के बारे में है कि टोटल कॉस्ट के बारे में, तो आप क्या करोगे, तो आप ये चेक करोगे कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो कौन से कॉस्ट के बारे में है। तो अगर वो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में है तो फिर जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है दैट इज इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट पर यूनिट। एंड अगर आपने देखा कि नहीं ये कॉस्ट, तो सपोज फॉर एग्जांपल, यही एग्जांपल मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का देता हूं। कभी सुना है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का एग्जांपल दो। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जनरल, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जनरल, सैलरी टू स्टाफ। डू यू एग्री विद दिस? चलो अभी सैलरी टू स्टाफ से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया है, सैलरी टू स्टाफ 1 लाख रुपया है, और आपको नीचे एडजस्टमेंट में बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीज्ड बाय 10%। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स इंक्रीज बाय 10%। तो इससे मेरे को क्या समझने का, क्योंकि आप ये मानते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि सैलरी को नंबर ऑफ यूनिट्स से कोई लेना देना ही नहीं है। इसी को मैं अगर पर यूनिट में कैलकुलेट करूंगा तो 5 रुपया पर यूनिट आएगा। 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 5 रुपीज। अब आपको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 10%। सो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में व्हाट विल इंक्रीज बाय 10%? टोटल कॉस्ट। ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि आप ये मानते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर फिक्स्ड। अच्छा, अगर आपको फिर भी नहीं समझता ना तो आप एक स्टेप करने का एक्स्ट्रा, सपोज ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता तो मैं क्या करता? तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में अगर इंफॉर्मेशन नहीं देते तो आप क्या सेम रखते? टोटल कॉस्ट सेम रखते हैं, बिकॉज आप ये मानते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर फिक्स्ड इन बिहेवियर। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, इसके बारे में हम लोग नोट लिखेंगे। पहले आप मेरे को बताओ, अब मैं वापस से क्वेश्चन में आ जाता हूं। दिस इज द प्लेन क्वेश्चन दैट इज गिवन। आप देखो जानबूझकर के लोग ने क्या लिखा है, डायरेक्ट मटेरियल। अरे कौन सा कॉस्ट? डायरेक्ट मटेरियल का टोटल कॉस्ट के पर यूनिट। आप देखो यहां पे, अब मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। अब मुझे direct material, can you check and tell me how much is a finished quantity produced of super pen? 40,000. How much is finished quantity produced of normal pen? 1,20,000। बरोबर है। अब फिर से वो स्टेटमेंट पढ़ो जो क्वेश्चन में दिया है। अब मेरे को बताओ, अगर आपको वो स्टेटमेंट में किसी को x लेना ही है तो सबसे पहले आप कौन से पेन का x लोगे? नॉर्मल पेन, करेक्ट। बट व्हाट इज x? नॉर्मल पेन का व्हाट इज x? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। तो कैन वी से कि ये x है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, पर यूनिट दिया है कि इट इज आवर इंटरप्रिटेशन, आवर इंटरप्रिटेशन। व्हाई इट इज आवर इंटरप्रिटेशन? बिकॉज वी बिलीव दैट डायरेक्ट मटेरियल इज variable, and if direct material is variable, whatever information is given is information about cost per unit. अच्छा, same applies for next one, direct wages, क्योंकि आपको देखो क्या दिया है, direct wages for normal pen are 60% for those for super pen. अरे कौन सा direct wages? Total direct wages के direct wages per unit, per unit, because direct wages को भी हम क्या मानेंगे? 3 प्राइम कॉस्ट आइटम्स कौन सा है? डायरेक्ट मटेरियल, directly and direct expenses. ये तीनों in absence of information are believed to be perfectly variable. अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो इसको हम हमेशा वेरिएबल मानेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर ये तीनों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया है और अगर वो इंफॉर्मेशन में क्लियरली नहीं बोला है तो जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो इंफॉर्मेशन इज अबाउट पर यूनिट, बिकॉज दे आर बिलीव्ड टू बी विच कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट। ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, मैंने अगर x लेना ही है तो मैंने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल पेन x लिया है। तो अगर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सुपर पेन इज ट्वाइस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल पेन, तो नॉर्मल पेन को मैंने x लिया, तो कैन यू टेल मी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सुपर पेन कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2x। यस और नो? अब ये जो 8 lakhs है ना, कैन यू सी दिस 8 lakhs?
दिस 8 lakhs इज दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट. तो अभी ये अमाउंट कैसे ढूंढने का? तो पर यूनिट 2x है, तो 40,000 का कितना हो जाएगा? एक यूनिट का 2x है, तो 40,000 का कैन वी से 40,000 इंटू 2x. तो 40,000 इंटू 2x कितना होता है? ये हो गया 80,000x. एंड एक यूनिट का x है, तो 1,20,000 का कितना हो जाएगा? 1,20,000x. सी 2:1 is cost per unit का रेशियो. What I said? 2:1 is cost per unit का रेशियो. मुझे टोटल कॉस्ट को ब्रेक करना है, तो मुझे टोटल कॉस्ट का रेशियो चाहिए. टोटल कॉस्ट का रेशियो क्या है? टोटल कॉस्ट का रेशियो इज 80,000x is to 1,20,000x. Total cost will be divided in total cost ratio, not cost per unit का रेशियो. तो अगर मुझे 8 lakhs को डिवाइड करना ही है, व्हाट इज टोटल कॉस्ट का रेशियो? यहाँ पे टोटल कॉस्ट का रेशियो इज 80,000x is to 1,20,000x. तो अगर मुझे 2:3, तो ये जो 80,000 है वो कौन से रेशियो में डिवाइड करोगे आप? हाँ तो करो, 2:3 में डिवाइड करो. 80,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, बोलो कितना होता है? 4 lakhs. 2:3 में ब्रेक करो. 3 लाख. ये 3,20,000 किसका है? सुपर पेन. डू यू एग्री विद दिस? 2:3 है ना? हाँ तो बोलो नॉर्मल पेन का कितना है? 4,80,000. अब मुझे पर यूनिट ढूंढ के दो. 3,20,000 विल बी डिवाइडेड बाय हाउ मच? 40,000. तो बोलो पर यूनिट कितना है? 8 रुपीज. और यहां पे कितना? 4,80,000 डिवाइड बाय 1,20,000 इज 4. So you can see it is twice of normal pen. Have you understood? अब ये पूरे कांड में कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था कि अगर किसी कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है और अगर वो इंफॉर्मेशन में क्लियरली नहीं बोला है कि वो इंफॉर्मेशन टोटल कॉस्ट के बारे में है कि वो इंफॉर्मेशन पर यूनिट के बारे में है, तो आप क्या करोगे? आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है. अगर वो वेरिएबल कॉस्ट है तो जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो इंफॉर्मेशन पर यूनिट के बारे में है. और अगर आपने सोचा कि नहीं ये तो फिक्स कॉस्ट है, तो जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है वो टोटल कॉस्ट के बारे में है. ऐसा हम लोग नोट लिखेंगे. एनीवेज, गो टू वर्किंग नोट बिलो द कॉस्ट शीट. वर्किंग नोट में लिखो सी दैट इज वाई सेड कि x को डिफाइन करो. तो आपने बोला लेट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बी x. ये तो फिर भी अच्छा डेफिनेशन था. बहुत सारे बैच बोलते हैं लेट नॉर्मल पेन बी x. अबे नॉर्मल पेन का वॉट भी x. तो बोलेगा नहीं नॉर्मल पेन का डायरेक्ट मटेरियल भी x. तो अबे डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या? तो बोलेगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी x. भाई ये भी इनकम्प्लीट है. लेट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट. पर यूनिट क्वेश्चन में दिया है कि वो हमारा अंडरस्टैंडिंग है. हाँ क्योंकि हमारे पास दिमाग है. लिखो नंबर 2. सॉरी वर्किंग नोट नंबर 1. अज्यूम नहीं है वो कॉन्सेप्ट. ठीक है आपके लिए अजम्पशन. बस आपको 755 मिलेगा, आप टेंशन मत लो. बस अभी ये क्वेश्चन नेक्स्ट 30 मिनट्स में करूँगा. 755 मिलेगा. आप ऊपर पे आधा घंटा बैठोगे इतना टाइम पे करना. चलो डायरेक्ट मटेरियल अंडरलाइन करो. नेक्स्ट 10 में लिखो लेट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट. पर यूनिट को अंडरलाइन करो. बताओ क्वेश्चन में पर यूनिट दिया है कि वो हमारा इंटरप्रिटेशन है? ये सब है ना, तुम लास्ट चैप्टर में जाते जाते सब इवेपोरेट हो जाएगा जो भी तुमको पढ़ाएगा. नेक्स्ट लाइन लिख लेट डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट ऑफ नॉर्मल पेन. Let direct material cost per unit of normal pen be rupees X. Next line, therefore
डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इसके ऊपर वाले लाइन में कॉस्ट के बाद पर यूनिट लिखा है ना, पर यूनिट को अंडरलाइन करो. देयरफॉर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सुपर पेन is equal to x into 2, that is equal to rupees 2x. मैं फिर से पूछ रहा हूं 2:1 is which ratio? कॉस्ट पर यूनिट का रेशियो. टोटल कॉस्ट को ब्रेक करने के लिए कॉस्ट पर यूनिट का रेशियो नहीं चाहिए, टोटल कॉस्ट का रेशियो चाहिए. बिकॉज ये 8 लाख है ना, वो टोटल कॉस्ट प्लस टोटल कॉस्ट है. सो मुझे टोटल कॉस्ट का रेशियो चाहिए. लेकिन टोटल कॉस्ट कैसे ढूंढने का? तो लिखो टोटल कॉस्ट इक्वल टू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू कॉस्ट पर यूनिट. यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू कॉस्ट पर यूनिट. नेक्स्ट लाइन में लिखो सुपर पेन. बोलो सुपर पेन का यूनिट्स कितना प्रोड्यूस्ड है, उसका कॉस्ट पर यूनिट कितना है, तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ 80,000x. नहीं होता है तो कैलकुलेटर यूज करो. आई नो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम चालू है ऑफ योर करियर, दैट इज FY BCom सेकेंड से. FY की SY चालू है. FY. और जब सितंबर अटेम्प्ट होगा तुम्हारा तो SY का फर्स्ट पीरियड चालू होगा ना. ठीक. नेक्स्ट लाइन लिखो देयरफॉर, तभी तो सब त्योहार भी रहेंगे, गणपति. टोटल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू 80,000x is to 1,20,000x. तो ये FY BCom का एग्जाम है, इसके लिए बहुत सारे जन ऑनलाइन बैठे हैं. बाजू में ये लोग सोने वाले हैं ही नहीं, तो कॉलेज नहीं जा रहे लोग. वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड कमिटमेंट. इसके वजह से तुम लोग बहुत आगे जाओगे लाइफ में, बिकॉज आप BCom का एग्जाम पास करने वाले हैं. ऑनलाइन वाले कुछ बोल ही नहीं. अच्छा, ये लोग परमानेंटली ऑनलाइन शिफ्ट हो गए? नहीं, तो ऑनलाइन का मन बेस्ड है क्या? ओके. मैं भी सोच रहा हूँ एक दिन ऑनलाइन से ही लेक्चर ले लूँ. 8 lakhs into 2/5. मैं ना बहुत अच्छे से बात करके आऊँ, सो मैं गलत नहीं हो सकता हूँ यहाँ तो एटलीस्ट. ये चैप्टर किसको बाइफरकेट कर रहे हैं आप लोग? अमाउंट क्या है वो? ये वर्किंग और एक बार करना पड़ेगा. यस, दैट वाज स्मार्ट. बस तुम कॉस्टिंग में 90 लेके आओ, खाली ये इस चैप्टर में. बाकी का चैप्टर तुम लोग भी कर लो कुछ से. मेरा खुद का प्राइवेट ट्यूशन थोड़ी है ये. चलो गो टू कॉस्ट शीट. हम लोग ने कौन से पेन का कॉस्ट शीट बनाया? सुपर पेन. तो लिखो, एक्चुअली इसके अंदर इनर कॉलम नहीं चाहिए. ठीक है, खाली रहेगा वो. आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट. 3,20,000 एंड पर यूनिट 8. अच्छा, ऐसा भी इंस्टीट्यूट के पास्ट में क्वेश्चंस है, ध्यान से सुनो. पहले ये लिखो, ऐसे भी इंस्टीट्यूट के पास्ट में क्वेश्चंस हैं. मतलब ये क्वेश्चन में वो पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा. आपको बोलेंगे प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर बोथ द टाइप्स ऑफ पेन्स. अगर ऐसा बोला तो कितने कॉस्ट शीट बनाएंगे आप? 2 कॉस्ट शीट नहीं बनाएंगे,
कॉस्ट शीट एक ही बनेगा कॉलमिनर फॉर्म में, तो कितने कॉलम्स बनेंगे? पहला कौन सा कॉलम आएगा? अरे पहले पर्टिकुलर्स बनेगा क्या? पहले सुपर पेन, पहले सार्वजनिक पर्टिकुलर्स कॉलम, सार्वजनिक पर्टिकुलर्स कॉलम मतलब कॉमन, ओके। फिर सुपर पेन, ऐसा ये पूरे तीनों पे आप हेडिंग लिखोगे क्या? सुपर पेन। उसमें 3 कॉलम बनेंगे, कौन से 3 बनेंगे? ये रुपीस पर यूनिट फिनिश, फिर यही सेम 3 कॉलम नॉर्मल पेन, और लास्ट में एक कंबाइंड टोटल रुपीस कॉलम बनेगा। आई रिपीट, कंबाइंड टोटल रुपीस कॉलम, ये जो मैंने सामने फॉर्मेट बनाया है, ऐसा फॉर्मेट इंस्टीट्यूट अगर पूछा दोनों पेन का बनाइए तो ये कॉलम बनेगा, तो डबल पेज पे बनाने। एनीवेज, राइट नाउ कंटिन्यू राइटिंग। राइट नाउ वी आर सपोज टू डू इट ओनली फॉर सुपर पेन। सो नेक्स्ट डायरेक्ट मटेरियल के बाद लिखो डायरेक्ट वेजेस। नाउ इट शुड बी रिलेटिवली इजी एंड फास्टर। सो इसमें लिखो डायरेक्ट वेजेस। सबसे पहले आप क्वेश्चन में जाओ, डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट कितना दिया है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी। सो क्वेश्चन वही है कि डायरेक्ट वेजेस का जो 448 है ये सुपर पेन का है कि नॉर्मल पेन का है? हाँ, तो भाई समस्या वही है कि अब ये 4,48 को ब्रेक कैसे करोगे? तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन? डायरेक्ट वेजेस फॉर नॉर्मल पेन, डायरेक्ट वेजेस फॉर नॉर्मल पेन वर 60% ऑफ दोस फॉर, तो सेम क्वेश्चन अराइजेस, इट इज टोटल डायरेक्ट वेजेस फॉर नॉर्मल पेन के डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट फॉर नॉर्मल पेन? यानी आपको कैसे पता चला डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट है वो? क्योंकि डायरेक्ट वेजेस इज बिलीव्ड टू बी वेरिएबल। सो वर्किंग नोट नंबर 2, डायरेक्ट वेजेस, अंडरलाइन दैट। अच्छा ना, ध्यान से सोच के, देख के, पढ़ के ये बताओ। नेक्स्ट लाइन में लिखो लेट, लेट डायरेक्ट वेजेस व्हाट, or you can directly write direct wages per unit. It is understood, direct wages per unit, again per unit को underline करो। ये per unit दिया है कि it is our understanding? direct wages per unit। now important question, for which pen? for super के normal? for super pen। so direct wages per unit for super pen be rupees x, क्यों y? x होगा ना अभी, बी रुपीस वाई। प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो। चलो नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट फॉर is how much percent of 60% of y कितना होता है? 0.6y। चलो आगे का प्रेजेंटेशन इज सेम एज वर्किंग नोट नंबर 1। टोटल कॉस्ट, इफ यू वांट यू मे स्टिल राइट दिस अगेन, फॉर्मूला लिख दो एक बार सो दैट याद रहेगा। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू कॉस्ट पर यूनिट।
ओके, टेल मी व्हाट इज द टोटल कॉस्ट रेशियो जो आपको मिला है? टोटल कॉस्ट रेशियो हमको ढूंढना पड़ेगा फॉर सुपर पेन. आई होप यू अंडरस्टैंड. सुपर पेन के लिए इट इज 40,000 यूनिट्स इनटू y ना, so it is 40,000 y. And for normal pen, one lakh 20 into, that is, therefore next time लिखो total cost ratio. Therefore total cost ratio equal to, इसको reduce करोगे तो कितना है? 5:9. Next line, therefore 4,48,000 into 5/14, 1,68,000. For which pen? 160. 1,60,000 for super pen. And next line, 4,48,000 into 9/14 for normal pen. 2,88,000. आप लोग सिर्फ पर यूनिट कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो. आप सुपर पेन का तो करोगे ही, बिकॉज सुपर पेन का आपको आया 1,60,000. उसको डिवाइड बाय 40,000 करो तो कितना आता है? 4. एंड लुक एट योर वर्किंग नोट. आपने नॉर्मल पेन का कितना ढूंढा है? 288. डिवाइड करो 2,88,000 डिवाइड बाय 1,20,000, तो आपको नॉर्मल पेन का पर यूनिट मिलेगा 2 point, and you can see this 2.4 is 60% of 4. So हम लोग का मैथमेटिक्स करेक्ट है. चलो, नाउ आई डोंट थिंक देयर इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. नेक्स्ट लाइन में टोटल करो, यू विल गेट प्राइम कॉस्ट. वी वांट ओनली टोटल ऑफ दिस 2 columns. So it is 4,80,000, 12 rupees, prime cost. Next line, add production overheads. प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज वेरी इजी. आप चेक करो क्वेश्चन में प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना दिया है. इज द क्वेश्चन क्लियरली सेइंग पर यूनिट, यस और नो? अच्छा, पर यूनिट वाज सेम फॉर बोथ द टाइप्स. कैन यू टेल मी? तो मतलब ये 1,92,000 को आप कितने यूनिट्स से डिवाइड करोगे? अरे एक मिनट एक्सक्यूज मी. आपने बोला 2 से डिवाइड करो. कैन यू टेल मी 1,92,000 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है? 96. ये 96 जो आपको मिला वो पर यूनिट है कि टोटल है? तो दोनों का टोटल थोड़ी सेम है. वो लोग क्या बोल रहे हैं? पर यूनिट सेम है. तो कोई बताएगा 1,92,000 को हम कितने यूनिट्स से डिवाइड करें? 1,60,000 इज द करेक्ट आंसर. कैसे आया 1,60,000? 40,000 प्लस 1,20,000, तो पर यूनिट कितना है? अब ये 1.2 किसका है? सुपर पेन का है कि नॉर्मल पेन का है? दोनों का पर यूनिट सेम है. चलो, वर्किंग नोट नंबर 3. आपको आई थिंक समझ में आया कि 2 से क्यों नहीं डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि आप 2 से डिवाइड करोगे तो दोनों का टोटल कॉस्ट सेम हो जाएगा. एनीवेज, पॉइंट नंबर वर्किंग नोट 3 लिखो, प्रोडक्शन ओवरहेड. जल्दी करो. आई हैव गिवन कमिटमेंट कि दीवा का ट्रेन नहीं छूटना चाहिए. भिवंडी, चलो जल्दी, 20 minutes लास्ट. नेक्स्ट, ओ पता नहीं पता है, सच्ची बोल रहा हूँ. मैं क्यों झूठ बोलूँगा? मेरे को बोला कॉस्ट शीट खत्म करके बाहर निकलो. मतलब ठीक है, ओके, एक सम बाकी है.
चलो जल्दी लिखो प्रोडक्शन ओवरहेड्स. नेक्स्ट लाइन लिखो, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट is same for both types of pen. अगर सेम लाइन में जगह है तो लिखो, सेम लाइन में नहीं है तो नेक्स्ट लाइन में लिखो इक्वल टू 1,92,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 यूनिट्स. ये 1,60,000 कैसे आया वो नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट में लिखो. नहीं, 40 प्लस 1,20,000. पहले सुपर पेन का लो. बोलो कितना, जल्दी जल्दी फटाफट बोलो. 1.2 पर यूनिट. गो बैक टू योर कॉस्ट शीट. कैन वी राइट 1.2 इन पर यूनिट? 1.2 को 40,000 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? 48,000. अभी इस दोनों का टोटल चाहिए 5,28,000. ओके, कैन समबडी टेल मी फॉर्मेट के हिसाब से इसको क्या बुलाएंगे? ग्रॉस फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट. लेकिन हम ग्रॉस वर्ड तब यूज करते हैं जब ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा. वर्क इन प्रोग्रेस नहीं रहेगा तो इसी को डायरेक्टली क्या बुलाने का? फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट. फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट, तो आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, फैक्ट्री कॉस्ट. चलो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद है ना 5 स्पेशल आइटम्स था. किसी को याद है कौन सा 5? क्वालिटी कंट्रोल है क्या? नहीं. नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन. ओके, क्वेश्चन में चेक करो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है क्या? इज इट रिलेटेड टू प्रोडक्शन? कैसे पता चला? हाँ, खाली ऐसा बोला है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. तुमको कैसे पता चला इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन? सिंपल एज सच दिया नहीं है तो आप दोनों में से कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, बट एक लॉजिकल अजम्पशन लेना रहेगा. तो ये क्या है? related to production. Why it is related to production? Because it is 200% of direct labor. इसके लिए मैं उसको related to production ले रहा हूं. तो right now next line add एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. आपका ये एक लाइन में शायद फिनिश हो गया रहेगा. ब्रैकेट में कंपल्सरी लिखना है नेक्स्ट लाइन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और उसी के नीचे ब्रैकेट में लिखो, पहले लिखो रिलेटेड टू प्रोडक्शन, 2 ब्रैकेट बनाना है, और उसी के नीचे ब्रैकेट में 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर. चलो डायरेक्ट लेबर है हमारे सामने. हाउ मच इज डायरेक्ट लेबर हियर? 1,60,000. उसका 200% 3,20,000. 3,28 रुपीज. चलो डू यू हैव, इसके बाद एक्चुअली क्या आता है? एक इनकम आता है, क्या है वो? सेल ऑफ स्क्रैप. और एक आता है प्राइमरी पैकिंग. वो सब कुछ नहीं है तो डायरेक्टली ऐड करो. यू विल गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8 lakhs. पर यूनिट कितना है? और वो यूनिट्स को नीचे लेके आओ 40,000. तो हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंच गए. चलो आगे फॉर्मेट बढ़ाओ. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं? ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. डू यू हैव ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स? नेक्स्ट लाइन क्या आएगा? डू यू हैव क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स?
तो फटाफट लिखो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में हम लोग ने 2 पॉइंट कंक्लूड किया था। पॉइंट नंबर 1, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सा मेथड फॉलो करने का, एंड सेकेंड इट शुड बी वैल्यूड एट विच कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का क्वांटिटी कितना है, यूनिट्स कितना है, कैसे पता चला 4000, 40,000 में से 36,000 बेचा है तो 4,000 इज क्लोजिंग स्टॉक। बोलो 4,000 को कितने पर यूनिट पे वैल्यू करोगे, 21.2। यहाँ पे फीफो वेटेड एवरेज कुछ मतलब ही नहीं है बिकॉज देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक। $84,800 माइनस करो, 36,000 बचेगा। इसको माइनस करो, पर यूनिट कॉलम में टोटलिंग लाइन नहीं चाहिए। कितना है, 7 लाख, कितना 7,63,000 per unit will continue to be 21.2। आई होप तुम्हारे पास आगे जगह है लिखने के लिए। ओके नाउ रीड दिस। हम लोग का पॉइंट नंबर 1 2 3 4 हो चुका है। सेलिंग कॉस्ट इज 1 रुपी पर पेन, सो दैट इज द ओनली कॉस्ट विच इज देयर। एक्चुअली इसके नीचे 2 ओवरहेड्स आता है, वन इज जनरल एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हमने ऊपर ले लिया, तो अब जनरल सॉरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स 1 रुपी पर सुपर पेन, सो इट इज सेलिंग कॉस्ट। तो लिखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अंडरलाइन दैट। और कितना लाइन है इसके नीचे, हाँ जिसका 2-3 लाइन है वो अंडरलाइन मत करो। हाँ 4-5 लाइन है वो लोग आगे इधर 1 रुपी लिख दो डायरेक्ट, जिसके पास लाइंस नहीं है। 1 रुपया जिसके पास लाइन है इसको अंडरलाइन करो, इसके नीचे लिखो सेलिंग कॉस्ट, फिर पर यूनिट 1। बोलो ये 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 36,000। क्यों 36,000? सेलिंग कॉस्ट विल बी इनकर्ड ऑन विच क्वांटिटी, sales quantity, so that is why sales quantity 36,000 here. $799 $200 ये हो जाएगा 22.2। इसको हम फॉर्मेट के हिसाब से क्या बुलाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम क्या ऐड करेंगे, तो क्या मिलेगा, सेल्स। चेक करो क्वेश्चन में सेल्स दिया है कि सेलिंग प्राइस दिया है, कितना है। ये 30 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 36,000 से मल्टीप्लाई करो, 30 इंटू 36,000, बहुत जल्दी फटाफट। प्रॉफिट ढूंढो, बैलेंसिंग फ्लो। $2,80,000 per unit। That is end of this question and this chapter। लेकिन हम लोग को important points लिखना बाकी है, तो जल्दी फटाफट लिखो। नेक्स्ट 15 मिनट्स में important points हम खत्म करेंगे ताकि हमको ट्रेन मिले। अरे आराम से मिलेगा, आप टेंशन मत लो, लिखो। तो तू जा, होमवर्क का, अच्छा होमवर्क का सेकंड सम बाकी है, वो बाद में कराएंगे हम लोग, छोड़ो अभी नहीं, अभी पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, नेक्स्ट लेक्चर होगा तब देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नंबर लिखो 1।
ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए जगह छोड़ा है ना तुमने? ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट. When finished goods quantity, मैं एक ही बार बोलूंगा, घड़ी घड़ी रिपीट नहीं करूंगा, मुझे एक ही बार वैसा मिलता बोलने का. देखो, when finished goods quantity related information is given, when finished goods quantity related information is given. अभी नेक्स्ट लाइन, इसी के अंदर हम ए पॉइंट और बी पॉइंट लिखेंगे. तो राइट डाउन ए, इफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड is equal to units sold, if units produced is equal to units sold. कोई बता सकता है अगर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड, दैट मीन्स वी हैव नो स्टॉक, नो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक. इफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड, ब्रैकेट में लिखो नो स्टॉक, कॉमा, नेक्स्ट लाइन, one additional column. How many columns? One additional column should be prepared in cost sheet. One additional column should be prepared in cost sheet. That is per unit column. ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने अभी तक एक्चुअली किया नहीं है कि यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड. अगर आपको देखना ही है तो आई थिंक हम लोग ने ये ऐसा लाइक क्वेश्चन किया था. उसमें आप देखो, जितना यूनिट्स था उतना हमने प्रोड्यूस किया और उतना बेच दिया है. तो हम लोग ने फिनिश क्वांटिटी का कॉलम नहीं बनाया. फिनिश क्वांटिटी का कॉलम मतलब ये वाला कॉलम. तो ये कॉलम का जरूरत ही नहीं है अगर आपका यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड. लेकिन अगर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज नॉट इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड, लाइक इन दिस क्वेश्चन, तो आप दो एक्स्ट्रा कॉलम बनाओगे. कौन से दो एक्स्ट्रा कॉलम बनाओगे? तो वो आपका पॉइंट नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे. सी, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ना एडिशनल पॉइंट, दिस इज फॉर एंटायर सब्जेक्ट, नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर. क्योंकि आगे जाके हमारा एक चैप्टर आएगा, वो चैप्टर है कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम. ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम चैप्टर में भी आप कॉस्ट शीट बनाओगे तो सेम एडिशनल पॉइंट एप्लीकेबल है. किसी भी चैप्टर में आपने कॉस्ट शीट, लाइक फॉर एग्जांपल आगे जाके 11 चैप्टर है जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, इसके अंदर कॉस्ट शीट बनाने बोलेंगे तो वहां पे भी ये एप्लीकेबल है. अगर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड, एक ही यूनिट बनेगा, एक ही एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा, दैट इज पर यूनिट. लेकिन अगर क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड क्वांटिटी सोल्ड इक्वल नहीं है तो आप दो कॉलम बनाओगे. विच आर दोस टू कॉलम्स? तो ऐसा लिखो, नेक्स्ट लाइन, if units produced is not equal to units sold, if units produced is not equal to units sold, comma, next line, two additional columns. Two additional columns should be prepared in cost sheet. Two additional columns should be prepared in cost sheet. That is, बोलो कौन सा है वो दो एडिशनल कॉलम? पर यूनिट एंड फिनिश्ड क्वांटिटी. पर यूनिट एंड फिनिश्ड क्वांटिटी. ओके, जब हम बोलते हैं फिनिश्ड क्वांटिटी कॉलम, ये दिख रहा है आपको फिनिश्ड क्वांटिटी कॉलम, जो हम लोग ने अभी अभी लास्ट सम में बनाया था. इनफैक्ट बहुत सारे सम ने बनाया. तो ये फिनिश्ड क्वांटिटी कॉलम का डेफिनेशन क्या है? क्योंकि दो टाइप का फिनिश्ड क्वांटिटी होता है. एक होता है फिनिश्ड क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड एक होता है फिनिश्ड क्वांटिटी सोल्ड. तो जब तक आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हो,
it is finished quantity produced. And from COGS onwards, everything is dependent on finished quantity sold. तो लिखो point number 2, finished quantity column. Next line में लिखो up to cost of production. Next line में लिखो up to cost of production, comma, quantity refers to, up to cost of production, quantity refers to quantity produced. Quantity refers to quantity produced. Quantity produced को inverted commas में रखो. Next line compulsory अभी लिखो from cost of goods sold onwards. Next line में लिखो from cost of goods sold onwards, comma, quantity refers to sales quantity. Quantity refers to sales quantity. Point number 3, and very important, valuation of closing stock of finished goods. Valuation of closing stock of finished goods. इसको अंडरलाइन करो. नेक्स्ट लाइन में लिखें in absence of information. In absence of information, comma, next line. चलो कौन सा 2 पॉइंट हमको याद रखना है अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया. विच मेथड टू बी फॉलो? FIFO मेथड इज टू बी फॉलो. इट्स ओके. FIFO मेथड इज टू बी फॉलोड. ये पहला पॉइंट. नेक्स्ट लाइन बी, क्या लिखेंगे बी में? किस पे वैल्यू करना चाहिए? नेक्स्ट लाइन लिखो इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. पॉइंट नंबर 4, ये पॉइंट नंबर 4 जो आज हम लोग ने पॉइंट डिस्कस किया. आई होप तुम्हारे पास जगह है लिखने के लिए, है ना? तो लिखो पॉइंट नंबर 4. कितना जगह है तेरे पास? बहुत हो गया. लिखो पॉइंट नंबर 4. ये आज वाला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया ना वो हम लोग लिखवा रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये जो है वो भी, ये सब पॉइंट्स पूरे चैप्टर के लिए नहीं, सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है. पॉइंट नंबर 4, उसमें लिखो केस 1. इफ information about a particular cost is clear as to whether it is per unit information or total cost information. Or total cost information, comma, then follow it. तभी अपना दिमाग नहीं लगाने का. अगर क्वेश्चन बोलता है कि ये पर यूनिट इज 60% ऑफ दिस, तो पर यूनिट फॉलो इट.
लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट इज केस नंबर 2, क्योंकि हमको हमारा दिमाग कब लगाना है, जब इंफॉर्मेशन इज नॉट क्लियर और इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन बेसिकली. सो राइट डाउन, if the information is not clear, if the information is not clear, comma, then next line अब A और B करके लिखना है. उसमें लिखो डायरेक्ट मटेरियल, A में डायरेक्ट मटेरियल कॉमा डायरेक्ट लेबर and direct expenses. Direct material, direct labor and direct expenses are considered to be, बोलो ये तीनों को आप क्या कंसीडर करोगे, मेरी बात, आर कंसिडर टू बी वेरिएबल इन बिहेवियर and hence cost information will be considered to be, बोलो cost information will be considered to be per unit information के total cost का information will consider to be per unit information, will be considered to be per unit information. और इसी में लिखो पॉइंट नंबर बी, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐसे लिखो. सी जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, अल्टीमेटली हमारे जजमेंट पे डिपेंड होगा. बहुत सारे सम्स हैं, किसी भी कॉस्ट के बारे में आपको दिया है तो पहले आप क्या सोचोगे कि ये वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स्ड कॉस्ट है. तो हम लोग जस्ट एग्जांपल लिख रहे हैं. तो फैक्ट्री ओवरहेड्स and administration overheads are considered to be factory overheads. ये सब आप कब करोगे, when information is not clear या when the information is not given. तो फिर आप factory overheads and administration overheads को क्या consider करोगे, fixed. Factory overheads and administration overheads are considered to be fixed in behavior and hence cost information is considered to be, cost information is considered to be total cost information. और जगह है तो एक पॉइंट लिख दो. ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन कभी कोई क्वेश्चन में लोग टेस्ट कर सकते हैं. एक लाइन छोड़ के, इनडायरेक्ट मटेरियल्स एंड इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल्स एंड इनडायरेक्ट लेबर नेक्स्ट लाइन में लिखो, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, in absence of information will be shown under the head. Okay, कोई बता सकता है will be shown under which head? Like for example एक कॉस्ट शीट का सम आएगा, उसमें लिखेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल, बस इतना ही लिख देंगे. तो आप कौन से हेड में बताओगे कॉस्ट शीट में? कॉस्ट शीट में ओवरहेड्स करके कोई हेड ही नहीं है. कौन से ओवरहेड्स में बताओगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स. विल बी शोन अंडर द हेड या विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेड फैक्ट्री ओवरहेड्स. Okay, with this finally we complete this chapter. That is end of today's lecture. कल जो भी तुम्हारा टाइमिंग है उस पे आ जाना. कौन सा?